गहरी समझ रखने वाले हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रमोद पांडे जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका इस जूम मीटिंग में इस पूरी टीम के साथ संजीव जी, अमिता और अन्य सबकी जो विशाखा जी, इन सब के साथ में सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही बिना किसी भूमिका के और इस मुद्दे पर उन्हें बोलने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने विचार रखें और इसके हल क्या हैं वो बताएं। और सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आखिरी में जब समय होगा तो संजीव जी आपके प्रश्नों को उन तक पहुंचाएं। तो आदरणीय पांडे जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि पांडे जी आए और हमारे बीच में उद्बोधन दें। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भाई, संजीव भाई, विशाखा जी और जो लोग भी जुड़े हैं सबको मेरा यथोचित नमस्कार। कई इसमें हमसे बड़े होंगे, हो सकता है कई छोटे भी होंगे, कई हमारे समकक्ष हैं, लेकिन सबके साथ सभी को मेरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यथोचित नमस्कार। एक बहुत बड़ा विषय आज आप लोगों ने चयन किया और बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्वलंत समस्या है और ये छोटी पहल मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जो मेरे पास विशाखा जी और अमिता शायद नहीं है इसमें, अमिता ने जो भेजा था तो कमोबेश तो काफी कुछ उसमें उन्होंने खुद उल्लेख कर रखा था। और जो बनारस के कुंड और तालाब की जब बात होती है तो उसका सबसे पहला पक्ष तो आध्यात्मिक पक्ष आ जाता है कि हर एक कुंड तालाब को यहाँ पे तीर्थ के नाम से जोड़ा गया है। जब भी और पौराणिक शहर है, जैसा कि काशी शब्द स्कंद पुराण में आया, काशी तो काश से प्रकाश से जैसा काशी, काश धातु से बना हुआ काशी कहा जाता है, और जहाँ पे ज्ञान का स्वयं प्रकाश होता हो और इस तरह से दिखाई देता है उसको काशी कहते हैं। लेकिन आज वह ज्ञान, वह मेधा कहाँ चली गई जो जिसे काशते प्रकाशते जैसा काशी कहा गया। यहाँ जितने कुंड हैं, जितने तालाब हैं, सबको तीर्थ से जोड़ा गया, सबका अलग अलग नाम दिया गया और नामों के मुताबिक उसका फल आया करता था। मसलन अगर कहीं एक तालाब धनेश्वरा तालाब, यहाँ स्लैंग लैंग्वेज में इसको धनेश्वर नाम बोला जाता था, आज धनेश्वरा तालाब के नाम से जाना जाता है। और मैं एकदम रूबरू उसके मैं करीब से बजा के भी देखता हूं तो चारों ओर से मिट्टी पटी हुई है और छोटा सा 10-15-20 फुट का एक छोटा सा गड्ढा वहां पे रह गया है। लेकिन एक तालाब की मैं बात कर रहा हूं और सभी तालाबों के आध्यात्मिक पक्ष हुआ करते थे, और खास करके जो पौराणिकता तो वो, लेकिन जो अभी मौजूदा तालाब हैं, जो हम लोग जब कभी बैठते हैं, कई तालाबों के बारे में एनक्रोचमेंट के लिए हम लोग खुद मूवमेंट में इसमें शामिल रहे हैं, इसलिए कई अध्ययन करते हैं। और हमारे कांग्रेस सेवा दल के हमारे बीच में नहीं रहे एक बहुत बड़े पुराने साथी, हमसे काफी उम्र दराज थे, जब मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, सुरेंद्र नारायण गौर, वो हमारे कांग्रेस सेवा दल के हमारे जिला एक पदाधिकारी होते थे और तालाब पर बहुत काम किया था। और उस समय जब तालाब पर काम करते थे तो उनके ऊपर बहुत ही आपदाएं आई, आपदाएं इन द सेंस कि उनके ऊपर जो लैंड ग्रैबिंग का जो काम करते थे, जमीन कब्जा करने वाले, उनको तमाम धमकियां देते थे और उस दरमियान हम लोग मिला करते थे और सब। तो तब से तालाबों के बारे में पढ़ने का शौक हुआ और एक के बाद हम लोग निकालते गए और यहाँ के वरिष्ठ जनों के पास, कभी प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य के पास, कभी अमिताभ भट्टाचार्य के पास जाया करते थे, जो काशी को जीते हैं जो लोग और काशी के बारे में जानते हैं। और जो काशी की जो काशी मतलब एक काशी राज्य और उसके अंदर एक बनारस एक नगर हुआ करता था। जब काशी राज्य होता था, बनारस एक उसका नगर होते थे। और उसमें मसलन हमको जिक्र किया गया, अमिताभ ने बताया था कि दुर्गा कुंड की बात करिए और लक्ष्मी कुंड की बात करिए, तो सरस्वती कुंड की बात करिए, पितरकुंडा एक जगह आती है जिसको स्लैंग लैंग्वेज में पितरकुंडा कह दिया गया। एक के बाद ऐसे आते हैं। फिर कुल मिला के जो तालाबों की हमारी स्थिति थी, अभी मैं शिवपुर जो सबसे बड़ी समस्या इस समय, उसके बाद में आऊंगा, तालाबों की जो स्थिति थी, तालाबों का पानी पर्यावरण दृष्टिकोण से था, जो गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे और उतनी दूरी नहीं हो सकती, उस जमाने में तालाब और कुंड बनाए जाते थे। और खास करके मध्यकालीन इतिहास में, उसमें आज से 300, 200, 300, 400 साल पहले तक के जो सेठ महाजन होते थे या राजा उस जमीन और जमींदार होते थे, वो लोग जीर्णोद्धार कराया, जो उन कच्चे तालाबों को पक्के तालाबों में कन्वर्ट कराया। लेकिन जो काशी के तालाब या किसी भी जलाशय को
संजीव भाई आप जानते होंगे किसी भी जलाशय का जो सोर्स होता है, जिसको हम लोग स्रोत या सोता कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज में। जब मैं बनारस हूं तो बनारस की भाषा का भी इस्तेमाल बीच बीच में करूंगा। सोर्स को स्रोत कहते हैं और सोता कहते हैं हमारे। वो सोता गंगा से निकला हुआ होता है और इसकी वजह से वो पानी तैरता है नीचे नीचे। सब जानते हैं कि पृथ्वी पानी के ऊपर ही है और पानी तैरता है। और अगर वो पानी न तैरता तो तालाब के पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता, जो साइंटिफिक बात है। वो ऑक्सीजन खत्म हो जाता। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो जीव जंतु नहीं पल सकते, उसमें मछलियां नहीं पल सकती। कई कई मरतबा यहाँ के दुर्गा कुंड जो तालाब है, बड़ा खूबसूरत देखने में लगता है, पक्का तालाब है, उसके अंदर अक्सर करके देखा जाता है कि उसमें मछलियां मरी पाई जाती हैं। तो फिशरीज डिपार्टमेंट के लोग हैं वहां पहुंचते हैं तो ये जाना जाता है कि उसमें जो ऊपर की जो सतह होती है उससे सनरेज नहीं पहुंच रही और तमाम चीजें हैं, तो गंदगी जमने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। ऑक्सीजन दो तरह से पहुंचता है, नीचे से और मतलब ऊपरी से आते तो ऑक्सीजन न पहुंचना तो मछलियां। मेरी बात तो क्लियर हो रही है ना? मेरी मैं एक तरफा बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बहुत क्लियर हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा। और जहाँ पे न समझ में आया बीच बीच में टोका, अगर हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक लेक्चर की तरह की क्लास में मैं बैठ गया और स्टूडेंट की तरह, क्योंकि मैं बेसिकली पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ और इसलिए बोलना अच्छा लगता है, लेकिन इंटरेक्ट करना संजू भाई ज्यादा अच्छा लगेगा अगर बीच बीच में टोका जाए कि इस विषय पर इस विषय पे, तो अंदर का जो स्टूडेंट है वो बाहर निकल के आता रहेगा। तो आप थोड़ा सा विषय पर समझा दीजिए, फिर हम लोग ये इंटरेक्शन करेंगे। अच्छा, तो ये काशी के जितने तालाब थे उसको हमारा धर्म एकदम वैज्ञानिक पद्धति से धर्म के आधार पर जोड़कर उसको जोड़ गया। अब ऋण मोचन तालाब, अब उसको ऋण मोचन से इसलिए कह दिया गया कि वहां स्नान करने से ऋण से मुक्ति मिल जाती है। धनेश्वर तालाब, जहां पे स्नान करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे तालाब का नाम रखा गया। यहाँ पे नागकूप एक तालाब है जो जयपुरा के जगह पे माया जाता है। जो नागकूप का नाम किसी जमाने में कुछ और होता था कप। और नागकूप तालाब में इतना बड़ा ऐतिहासिक है जहाँ पे महर्षि पतंजलि स्वयं बैठते, वहां पे उनका निवास माना जाता रहा है उनके जमाने में। और वहां बैठकर उन्होंने खुद जो पाणिनि का अष्टाध्यायी या पाणिनि का जो भाष्य है वो लिखा। ऐसी ऐसे ऐसे ऐतिहासिक जगह यहाँ पे है। और उन जगहों पे आज हम तो ये समझते हैं कि अमानवीय प्रवृत्ति और अति शहरीकरण, और दूसरी चीज ये कहने में थोड़ा सा विवाद का विषय हो सकता है, जो बनारस के बाहर से आए लोग, उन लोगों ने बनारस को अपना नहीं समझा। ये सिर्फ बनारस के बाहर के नहीं, अब कोई बनारस से बाहर कहीं दूसरे जगह पर जाता है तो उसको भी थोड़ा सा अपनापन या अपनाने में वक्त लगता है। इस दरमियान वो थोड़ा सा आया, अपने 10 कदम आगे बढ़ गया, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ गया, दुकान रख ली, गुमटी रख ली, मकान का 2 ईंटें और बढ़ा लिए। ऐसे ऐसे करके मोह जो होता है अपनी जमीन के प्रति या अपने स्थान के प्रति मोह होना चाहिए, वह मोह न होने के कारण अमानवीय प्रवृत्ति ज्यादा। अति शहरीकरण में शब्द दे रहा हूं कि शहरीकरण का जो बढ़ता प्रभाव है वह तालाब और कुंड और कूप भी यहाँ माने गए। कुएं ऐसे कुएं हैं। पिपलानी कटरा जो जगह है वहां से पास में पिपलानी कटरा के पास में पोखर का तकिया एक कुआं है। अब उस कुएं की ऐसी विशेषता है कि उसमें जैसे कुएं का पानी पीने के बाद जैसे लगती है और उसमें कौन सी ऐसी जड़ें किस पेड़ों की ऐसी शामिल हुई है, जब आप उसको पानी पीजिए तो शायद इसके पास भी गंगा का पानी जैसे आते आता है। पूरा का स्वाद ऐसा ही होता है। अब वो प्राकृतिक है। अब वो जो प्राकृतिक है उस प्राकृतिक की जो संपदा है हमारी, वो हम अंदर कर छोड़ते जाए और करते जाए। और इसी तरह काशी की एक खाट और ऐसी आजाद गंगा की लहर प्रदूषित हो रही है। जो कहा जाता है कि लगातार बन रहे हैं हमारे ऐसी बन रही है जो ट्रीटमेंट प्लांट जानते हैं। आज बनारस में 520 मिलियन पर डे पानी साफ करने की आवश्यकता है। लेकिन बनने के बाद 270 मिलियन पर डे पानी साफ होता है। पानी आज भी गंगा में जा रहा है। वो पानी ले आएगा, वो हो जाएगा। और वो जब साफ नहीं हो पा रहा है गंगा में जा रहा है और उसका शहरीकरण के साथ जनसंख्या का बढ़ता भाव
ये बहुत बड़ी समस्या है। उसमें सरकार भी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जागना एक ऐसी चीज है अगर चल नहीं तो फिर कल कोई नारा दिया जाता है, इस चीज को सरकार या अपने वर्ग लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है। हम तालाब निकाले, बहुत पूजा पाठ करते हैं, छोटी सी बात बता रहा हूँ जो बहुत बड़ी है, क्या है कि घर का जो पूजा पाठ करते हैं या घर की मूर्तियां खंडित किसी नदी सरोवर या तालाब में डाल दो, अरे भाई तुम घर के कचरे तो जा रहे हो, कूड़ा में कन्वर्ट, जमीन में अगर नहीं गाड़ दो शायद वो खाद का काम करे, लेकिन जो खाद बनने से पहले सड़ने की जो प्रक्रिया है पानी में, वह कितना दूषित कर रही है इसके बारे में तो नहीं सोचते, लेकिन अपना भविष्य बनाने के लिए हमारे घर का जो फूल है, हमारे घर की जो पूजन सामग्री है, निर्माल्य है, वह किसी तालाब में चला जाए, लेकिन नुकसान कितना इससे पहले हो रहा है इसके बारे में कभी कोई नहीं सोच रहा है। हालांकि पहले से बहुत कुछ बातें आई हैं, लेकिन शासन की जो हमारी शासन और प्रशासन दोनों में प्रतिबद्धता का अभाव और आम जनता में जागरूकता की कमी, इन पर इनकी सबसे बड़ी समस्या मेरी समस्या आ रही है। एक शिवपुर तालाब की बात का जिक्र मिता ने किया था कि उस पर जरूर आना चाहिए। शिवपुर तालाब 2002 में इसका किस्सा शुरू होता है और 2002 में वहां के एक नाम लेकर क्या बोलूं, लेकिन जब FIR लॉन्च हो चुकी है, कोर्ट में केस उनके नाम है, तो इसने नाम लिया जाए एक जायसवाल, बद्री प्रसाद जायसवाल, जो बनारस चंदौली के रहने वाले थे और बनारस में आए और लगभग 3.5 एकड़ का तालाब है वो। और शिवपुर एक ऐसी जगह है जहां पे पांडव, पहले तो पंचकोशी परिक्रमा के अंदर वो तालाब आता है और महिलाएं जो अपनी जीवित पुत्रिका व्रत एक रखा जाता है, उस तालाब पर जीवित पुत्रिका जीवतिया, जिसको हम लोग यहाँ पे भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसको वहां पे मेला लगता था वर्षों वर्षों तक। हम लोगों ने भी बचपने में अपने देखा है, बचपन में, छोटेपन में। लेकिन वो तालाब की और भीटा लेकर लगभग 5 एकड़ का तालाब वो बनता है। उसको धीरे 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 वो तालाब कहीं से रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रजिस्टर्ड में नाम दर्ज कराया गया और कैसे कैसे, जबकि अंग्रेजों के जमाने में 1291 या 1200 उसमें फसली में भी उसका दर्ज नाम था। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उसमें से खुदाई करने तक का आदेश हो गया, बावजूद उसके नितिन रमेश गोकर्ण साहब, यहाँ कमिश्नर बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने आदेश दिया। 2-4 दिनों खुदाई चली, लेकिन फिर मामला बंद हो गया। और वो एक ऐसा तालाब है जिसमें कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास में अपने थे, तो 5 पांडवा एक जगह है, उसके पास में 5 पांडवा का एक कूप है, कुआं है, और वहां से मुश्किल से 700 मीटर या 600 मीटर की दूरी पर वह तालाब मिलता है, जो शिवपुर थाने के पश्चिमी हिस्से में है, जो दिखाई देता है थाने के सामने। बावजूद उसके उस तालाब को पाटा जा रहा है, उसका सट्टा किया जा रहा है। तो ऐसे समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं? और आज के सरकार में वो मंत्री भी हैं जिन्होंने कभी वहां बैठकर धरना दिया था, और हम सब लोगों ने धरना दिया था उस तालाब को बचाने के लिए, लेकिन आज भी वह मुद्दा जस का तस कायम है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और पौराणिकता है हमारी है, एक से नदियों को, अब जब कुल मिला के वाराणसी पर 2-3 किताबें हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ी हैं। वाराणसी वैभव जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, कुबेरनाथ सुकुल की, या डॉक्टर मोतीचंद की काशी का इतिहास, उन सब को अगर पढ़ा जाए तो वो जिक्र, और कहीं कहीं तो बस्तियों के दबाव में वो तालाब सिकुड़ गए। ओंकारेश्वर मोहल्ला है, वहां पर एक तालाब हुआ करता था, वो सिकुड़ गया। मैदागिन के पास, मछोदरी के पास एक मत्स्योदरी जो नदी एक कभी जमाने में मंदाकिनी भी कहा जाता था, वहां पे तालाब अब सिकुड़ के छोटा सा रह गया। बिड़ला का एक हॉस्पिटल भी है, और सब ऐसे ऐसे करके बनारस में तालाब सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन आवश्यकता आज के दौर में तो यही है कि एक बड़े आंदोलन के रूप में, जब बड़े आंदोलन के रूप में इसको हम ले जाएं, हो सकता है कि एक दिन में चलने के बाद वो पहला आंदोलन आ पाए कि ना आ पाए, दूसरे दिन चलने के बाद आ पाए कि ना आ पाए, लेकिन सबका एक वैज्ञानिक आधार था। बनारस की गलियों का भी वैज्ञानिक, आज हम बैरिकेटिंग, हमने कई इसके बारे में जिक्र किया अपने पुराने लोगों से। एक दिन अभी प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य से मैं बात कर रहा था, सॉरी प्रोफेसर कह रहे हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और उनसे बात करने का, बनारस की गलियां क्यों बन गई, तो उन्होंने कहा गलियां इसलिए बनी थी, ये मंदिरों का शहर है, हर जगह मंदिर है, और आज बैरिकेटिंग करते हैं, वो गलियां ही हमारी बैरिकेटिंग थी। एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया उन्होंने।
वो गलियां ही हमारी बैरिकेडिंग थी कि मंदिर से एक तरफ से जाइए और दूसरे तरफ से निकल जाइए, क्योंकि उस जमाने में बैरिकेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, तो ऐसे गलियां ही बना दी गई और उनमें मंदिर बना दिया गया, मंदिर के साथ कुआं बना दिया गया ताकि आने वाली कोई पीढ़ी कुआं को पाट न सके। मैंने इसमें कई बार ऐसा जिक्र के पूछा कई विद्वानों से, संस्कृत के विद्वानों से, कि कुआं पाटने के पीछे भी कहीं कोई मिलता है क्या कि कुआं हम बंद कर सकते हैं, तालाब? तो सारे के सारे शास्त्र खोद डाले, कहीं खुदवाने के तो सब उदाहरण मिलते हैं, लेकिन कुआं पाटने के कहीं उदाहरण नहीं मिलते जो धर्म से जोड़कर लिखा गया हो। तो जब हमारे धर्म में अगर धर्म की भी बात की जाए, आज हम लोग पूरा हिंदुस्तान सनातन और क्या क्या धर्म की ही बात कर रहा है, अगर धर्म की ही बात अगर हम करें तो कुआं जब पाटने की बात कहीं धर्म में नहीं उल्लेखित है, कहीं तालाब और के पाटने की कहीं बात उल्लेखित नहीं, और हमारे संविधान में भी, हमारे जो संविधान में भी कुएं, जब कहीं किसी गांव में कुआं तालाब भीटा है तो उसे आप पाट नहीं सकते। दो धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो हम गैर संवैधानिक काम, और धर्म नहीं इजाजत देता तो अधर्म का काम हम कैसे कर रहे हैं? यह तो सीधे और सीधे पाशविक प्रवृत्ति हो गई, अमानवीय प्रवृत्ति हो गई, अधार्मिक प्रवृत्ति हो गई। इसलिए इस भागती दुनिया में आने वाले कल में लोग कहते हैं कि प्रकृति आज तमाम खिलवाड़ कर रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, 25% जल है पूरे पृथ्वी का, जिसमें 4% हिंदुस्तान में, और क्या क्या आंकड़े पेश करते हैं। हम रोज प्रकृति के साथ संजीव भाई खिलवाड़ कर रहे हैं। देवेंद्र जी सुन रहे हैं मेरी बात को? देवेंद्र जी हेलो? भाई साहब सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक, हम रोज प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, और प्रकृति जरा सा ट्विस्ट करती है तो कभी उड़ीसा का साइक्लोन आता है, तो कभी सुनामी आती है, तो कभी कहीं हम बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो उड़ती है, तो एक जरा सा ट्विस्ट उसका, हम जरा सा खिलवाड़ उसका हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। लेकिन आज हम पर्यावरण के नाम पर या जिस किसी के नाम पर हम प्रकृति के साथ रोज खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हमारे पूर्वज तो हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुएं बनवाए, तालाब खुदवाए, कूपे बनवाई और नदियों की धारा को भी सुरक्षित रखा। लेकिन आज इस पढ़ी लिखी दुनिया में, जिसको कहते हैं कि हम कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहा है, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आ रहा है, हिंदुस्तान के हजारों हजार यूनिवर्सिटीज में लोग इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के तो आज तमाम बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं, डिप्लोमा हो रहे हैं। इन सब के पढ़ने के बाद भी हम काम क्या कर रहे हैं, यह समझाने की मेरी समझ से ज्यादा जरूरत होती है, और प्रशासन को चेताना, क्योंकि नदियों का जलस्तर, जब नदियों में कूप और ये सब जो होते हैं, हमारे घरों के पानी लगभग 10 मीटर नीचे बनारस का जा चुका है। हम लोगों ने पिछले 10 से 15 सालों 20 सालों के अंदर 10 मीटर से ज्यादा वाटर लेवल नीचे गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो हर 2-4 किलोमीटर पर छोटे छोटे तालाब और कुंड थे वो पटते जा रहे हैं, क्योंकि वो वाटर लेवल बनाए रखने में सबसे बड़ी सहायक भूमिका अदा करते थे, और आज वो पट के उसकी जगह कंक्रीट के जंगल होते जा रहे हैं। अब शहरों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इस बिना पे नहीं बढ़ना चाहिए कि हमारे पास पानी का भी अभाव हो जाए। कुएं का जलस्तर गांव में भी ऐसे ही दोहन होता जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग शायद इतनी बड़े शहरों में लाखों करोड़ रुपए का मकान बनवा लेते हैं, लेकिन एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 1 लाख 2 लाख या 5 लाख जैसी एरिया हो, उस पर खर्च कोई नहीं करता। हमने कई जगहों में देखा, कई जागरूक लोग हैं, और अभी मैं अभी तनुज पुनिया जो अभी सांसद हुए बाराबंकी से, उनके पिताजी पीएल पुनिया साहब के घर में गया था, और उनके घर के अंदर, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि एक बेसमेंट भी था। हमने कहा कि सर ये तो बेसमेंट में पानी आ जाता होगा, कतई नहीं, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम कर रखा है, और छत का पानी, इसका पानी सीधे नीचे जाता है, और वो पानी जमीन में जाने के बाद जैसे भी फिल्टर होता है उसकी वैज्ञानिक, लेकिन मैं पानी बचाने का इंतजाम करता हूँ। तो कुछ जागरूक ऐसे लोग भी हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस ढंग से पेड़ कटते जा रहे हैं, तालाब पटते जा रहे हैं, कुएं का जो संजल कहा जाता है, जो मतलब आसपास वो खत्म होता जा रहा है, नदियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर हम आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? हम अपने बच्चों के नाम एफडी तो करा देते हैं,
हम अपने बच्चों के नाम बच्चों को नौकरी देने की बात सोचते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करने की बात कर देते हैं, लेकिन जो असल चीज है, जो उनकी नस्लें उन पर जिस पर टिकी हुई हैं, जिनका सब कुछ, उसके लिए हम कौन सा इंतजाम कर रहे हैं, इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता है। लेकिन अगर हम इन बातों को लेकर कि आने वाली नस्लों को इन बातों को समझाया जाए कि जिस तरह से बैंक की एक ये सामाजिक अपराध है, जो खेतों निकालते हैं हम कूड़ा कचरा और ले जाकर तालाबों और कुएं में, या कुएं में तो कोई जनरली कोई नहीं डालता, लेकिन इन सब जाते हैं। और बनारस के तालाब और कुंड के पीछे एक कारण था कि बनारस पश्चिम से पूरब की ओर बसा हुआ शहर है। इसका जो स्लोप है वो पश्चिम से चलता है और पूरब की ओर जाता है। तो ऐसे में जो पानी का दबाव इसको रोकने के लिए भी जगह जगह पर ये कुंड और तालाब बनाए गए थे। ये एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर, मैं फिर बार बार वो दोहरा रहा हूं कि उस जमाने के लोग जो पढ़ाई लिखाई शायद न करते रहो, जिस तरह से आज विश्वविद्यालयों के हम सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस जमाने के लोग पश्चिम का पानी आकर वहां पर एकत्रित हो। लेकिन इतनी बड़ी बातें, इतनी हमारी ठाठी, उसको हम उसका दोहन कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से अपने लिए, अपने खातिर को इस्तेमाल करके क्षणिक लाभ के लिए, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि उसको क्षणिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वह भविष्य हमारा और हमारा ही नहीं समूचे समाज का भविष्य नुकसान होने जा रहा है। और अभी तो कुछ ईश्वर है कि क्या है, कौन सा ऐसी शक्ति है जो हमको बचाए रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे त्रिशूल को बची, त्रिशूल का मतलब है 3 पहाड़ियों पर बसी काशी, तो वो कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से हम बचे हुए हैं। और शायद हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एरिया यही है जो हम उत्तर प्रदेश या इधर बिहार या उत्तर प्रदेश से आके निकल के जाते हैं, वरना राजस्थान में जाइए और गुजरात में जाइए तो पानी की कितनी किल्लत हो जाती है। मैं आज जिक्र करना भी चाहूंगा भैरव सिंह शेखावत साहब का, मैं अदब के साथ नाम लेता हूं, भले हमारी पार्टी लेकिन बहुत अच्छा काम किया करते थे। उनके बारे में मैंने सुना था बहुत करीब के लोगों से, संजू भाई, कि जब वो नहाते थे एक छोटी सी तखत में नहाते थे और बड़ा टब में नहाते थे, और जो पानी उस पर गिरता था उस पानी को भी खेती में इस्तेमाल कर लिया करते थे। इतना वो पानी बचाने का प्रयास करते थे। इस पानी का मूल्य वो लोग समझते हैं जहां पर पानी नहीं है, और आज जहां पानी है उसका मूल्य हम समझ नहीं रहे हैं। तो आने वाला कल हमारा मूल्य नहीं समझेगा, और जब हमारा मूल्य नहीं समझेगा कल, तो फिर भविष्य क्या होगा उसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। और मेरे ख्याल से कुछ और बातें आप लोगों की तरफ से आवे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई में कई बार मुहिमों में शामिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा करीब से जानते हैं और पहचानते हैं। और मेरे ख्याल से अगर इस पर कभी, जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निकलकर हम सब तालाबों पर ही चलें और पहले खुद कदम उठाएं कि हम इसको चलेंगे। आज का दिन सांकेतिक ही सही, पहली शुरुआत सांकेतिक ही होती है, पहली शुरुआत ही अंतिम परिणाम तक नहीं ले जा सकती है कभी भी। तो सांकेतिक ही सही, उसकी सफाई करें और आसपास के लोगों को बताएं विस्तृत रूप से कि कल क्या था और कैसे था, और आने वाला कल क्या होगा, इस पर बात करें। और वास्तु के हिसाब से भी आज हम सब छतों पर पानी लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नीचे से पानी जब ऊपर जाता है तो शायद अच्छा होता है। आज हम सब टैंक में ऊपर पानी रखते हैं, ऊपर से पानी नीचे लाते हैं। यह विवाद का विषय हो सकता है, मैं इस पर बहुत नहीं जाना चाहता, लेकिन कई बार इन बातों का भी उल्लेख लोगों ने किया है। तो मेरे ख्याल से संजय भाई कुछ उधर से भी बात आए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। जी आदरणीय, बिल्कुल। मैं तो मतलब बड़ा वशीभूत हो गया और अभिभूत हो गया। मतलब आपने इतना चित्रात्मक वर्णन किया, इतने अच्छे से आप हमें बनारस की गलियों में ले जाते हुए आपने जो जल संचयन का जो इतना अच्छा तरीके से समझाया, तो हम सब आपके आभारी हैं। हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ और हम लोगों ने बनारस के साथ साथ देखिए, इतना जो जल संचयन है ना, वो आज की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने तो ये देखा है कि बिहार के गांव, मैं बिहार से भोजपुर से ही हूँ, और बनारस हम लोगों का, बक्सर वाले तो सारे आते ही रहते हैं। बक्सर के गांव में यह हाल है
कि अब गांव में 20 लीटर के जार लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो मतलब हम सभी अमूमन पानी खरीद के पीने लग गए। हमने अपने पानी के स्रोतों को तो खत्म कर दिया और अब हम पानी खरीदने की, और आने वाली जनरेशन में तो पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। और दिल्ली के सभी तालाबों का यही हश्र हुआ जो आज बनारस का हुआ। बनारस इसलिए भी ज्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण हो जाता है, यह तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का संसदीय बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल, है। हाँ। उनके रहते हुए जो कि पूरे हिंदुत्व के मुद्दे पर ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम वो अपने तालाबों को तो बचाने का एक प्रयास करें। कभी ऐसा पूरी भाजपा की तरफ से सुनने को कुछ मिलता नहीं है। बाकी आई हमारे वुड बहुत लाइक से टू साथी इंटरप्ट यू संजीव भाई, इंटरप्ट यू। मैं आपने बहुत अच्छा जिक्र कर दिया। ये एक अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात आपने कर दी, तो एकदम अचानक से मुझे याद आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे उस समय नरेंद्र मोदी जी जब लड़ने आए थे, और 16 मई को पहली बार 2014 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 16 मई को मुझे याद है डिक्लेयर हुआ था, और 17 या 18 तारीख को बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आते हैं और उन्होंने घोषणा किया था कि मैं 1 साल के अंदर गंगा को, यहाँ की काशी की गंगा को साबरमती बना देंगे। यह उनके वर्जन थे कि मैं 1 साल में साबरमती बना दूंगा। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद वो इसके लिए उमा भारती को मंत्रालय सौंपा गया। उस जो बाद में फिर तीरथ सिंह ठाकुर, जो टी.एस. ठाकुर साहब चीफ जस्टिस हुए थे, उस समय उनकी एक खंडपीठ में एक जब सवाल आया काशी के मतलब गंगा पर वाराणसी में, क्योंकि 360 किलोमीटर का जो पैच है वो सबसे ज्यादा गंदा है, उन्नाव से लेके कानपुर का 360 किलोमीटर। उसके पहले तक गंगा काफी साफ है, उसके बाद फिर थोड़ी कमोवेश साफ है, लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा गंदी है। तो उन्होंने जब एफिडेविट दिया, उमा भारती ने एफिडेविट, तो उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर, देखिए पैराडॉक्स, देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है यहाँ पे, कि प्राइम मिनिस्टर से कि 1 साल में मैं साबरमती बना दूंगा। और उमा भारती 1 साल की बात नहीं करती हैं, 5 साल की भी बात नहीं करती, 10 साल की और 15 साल की बात नहीं। उमा भारती ने लिखित हलफनामा दिया और कहा मैं 17 साल लगेंगे गंगा को साफ करने। ये कितना बड़ा छलावा है। देश का प्रधानमंत्री और नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो ऐसे में हमारी आपकी हैसियत क्या रहेगी, यह भी सोचने वाली बात है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि गंगा को जब प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पा रहा है तो हम, लेकिन कहा जाता है ना कि हम अपना दिया जलाएंगे जरूर, अंधेरा कितना कम हो मालूम नहीं। हमें अपना दिया जलाना है, क्योंकि आने वाला कल के बारे में वो सोचे या ना सोचे, हमें सोचना है। प्लीज डू कंटिन्यू, प्लीज बोलिए। सभी साथी जो हमारे बीच में हैं, सभी से आग्रह है कि कोई भी साथी यदि प्रमोद सर से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें, और एक एक करके अपना माइक ऑन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो किसी साथी के कोई सवाल है? बबलू जी ने किया था हैंड रेज, बबलू जी ने किया था हैंड रेज। बबलू जी आप यहीं पर हैं? बबलू जी अभी मुझे नहीं लग रहा। बबलू जी, बबलू तो रोज हम लोगों से बातचीत करता रहता है, वैसे कर लिया होगा, हाथ से किया होगा। ठीक है, तो सवाल पूछ लेता है। बेसिकली मेरा प्रमोद जी से सवाल तो पूछता है, पर उनसे मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि मैं उनका पड़ोसी हूँ, बनारस के हैं, मैं भदोही का हूँ। जी जी जी। कौन बोला? मैं देख नहीं पाया। कौन बोल रहे हैं? राजकुमार जी। अच्छा। हाँ, तो उन्हें तो रोज 2-4 होते हैं इन सब चीजों से, वो देखते हैं। तो मोजीराम जी आपका कोई सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि जो तालाब है उनका जो पानी का कैचमेंट एरिया है, उसके लिए बाड़मेर से एक अब्दुल रहमान प्रकरण आया था सुप्रीम कोर्ट में, उनके पक्ष में फैसला दिया था कि जो कैचमेंट एरिया है उसको किसी भी काम में नहीं लिया जाए। तो जो भी सरकारें होती है उस पर क्यों नहीं देती है? मैं बता रहा हूँ।
जी सर, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, देखिए बताया था कि संवैधानिक और धार्मिक दोनों बात कही थी मैंने कि संविधान में भी तलाक दायर नहीं किया जा सकता। रेवन्यू डिपार्टमेंट में भूमिका और तलाक ऐसी है जिसको कभी भी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। वो सरकारी संपत्ति होती है, उसे बेचा नहीं जा सकता। आवाज आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस है, कुछ डिस्टर्बेंस है। एक्सक्यूज मी सर, आप अपना हाँ सर, आप अपना ईयरफोन निकाल के करिए। स्ट्रक हो रही है, आपकी आवाज स्ट्रक हो रही है। हाँ जी, कुछ आवाज में ना ये आ रहा है, वॉइस आ रही है पीछे से। नहीं, आप अपना ईयरफोन निकाल के बात करिए। जी जी, बीच में आएगा। अच्छा तो ये जो रिकॉर्ड होता है रेवन्यू रिकॉर्ड में ये ऑलरेडी दर्ज है कि गीता तालाब उन जमींदारी आंदोलन के बाद से ये चीजें जमींदारी आंदोलन के पहले रेवन्यू रिकॉर्ड और कानून कुछ और जमींदार राजाओं के होते थे और उसके बाद से ये रिकॉर्ड कुछ और गीता तालाब कभी भी उस पर न की जा सकती है, न काटा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। वो एक तरह से सरकारी संपत्ति होती है। लेकिन मैंने बताया शिवपुर थाने जो बना रहा है शिवपुर तालाब का जिक्र किया जा रहा है, हमारे श्री तालाब है पांचों पंडवा के टाइम पर, और जो ये शिवपुर तालाब है उसमें सैकड़ों को पेड़ काटे गए। नीम, पीपल, पापड़, जामुन और कटहल के पेड़ बहुत ज्यादा थे, वह पेड़ काटे गए। महज 700 या 600 मीटर जल दूरी, इससे ज्यादा दूरी नहीं शिवपुर थाने के पीछे। यह शासन और प्रशासन की सजा नहीं बात अलग है, लेकिन हमेशा शासन और प्रशासन की मदद से यह काम होता है। मैंने बताया बहुत आंदोलन किए थे और शिवपुर तालाब के लिए सन 2002 से डॉक्टर जितेंद्र से बाकी पत्नी रही और वह लगातार जो बना रहे थे जो 60 के करीब 21 में बम्पर पर नगर निगम पर बोर्ड लगा हुआ 30 बम्पर पर शिवपुर तालाब का बकायदा नाम अंकित किया सरकारी संपत्ति इसको दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसमें सीरियस थे और ऑर्गेनाइजर्स के साथ जो वहाँ पे स्थानीय लोगों भी कुछ आपस में मिली से यह कर ले रहे हैं। शासन का पैसा जिस होने वाला था कि क्या कीमत होगी उसको बढ़ाया, उसके बाद आपको करोड़ों रुपए में उसकी कीमत हो जाती है। इस चीज को केवल जनता रोक सकती है, दूसरा और कोई नहीं रोक सकता। हमें आपको खड़ा होना पड़ेगा। उसी में से तो शिवपुर तालाब के लिए हम लोगों ने अभी आंदोलन किया था और आज भी डॉक्टर उस आदमी को यहाँ से जिले में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा पिछले साल करा दिया गया। रहता बनारस में है लेकिन मुकदमा हरदोई में कराया गया। बाद में हम सब लड़के उसको बनाया क्योंकि मुकदमा बनता नहीं था। इसलिए लड़ाई लंबी है, एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है और इस पर कहीं न कहीं से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आम शहरी को, आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। ये गलत है तो गलत का विरोध सही तरीके से करना होगा। मेरी समझ में तो यही बात है, वरना कानून तो हर चीज के लिए बनते हैं। दहेज हत्या के लिए कानून बने हैं, दहेज विरोध के लिए कानून बनते हैं, लेकिन हत्याएं तो होती है ना। मर्डर के लिए कानून है 307, 302, 325, 324 क्या अब शायद कुछ धाराएं बदली हैं, लेकिन तभी तो मर्डर होते ही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए संविधान में जगह है। तो कुल मिला के इस पर जागरूकता सबसे बड़ी चीज है और कदम निकाल कर गलत को गलत साबित करने के लिए खुद की हिम्मत रखना पड़ेगा। शायद मेरी बात से आप सहमत हो। हाँ जी प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि आपकी बात से समझ में आया, जन सेवा का एक रूप ये भी है कि हम जल सेवा करें। जल सेवा भी बहुत जरूरी है, वो भी एक तरह की जन सेवा है। हाँ, बहुत तरह के हमको रुकावटें आएंगी, विरोध होएगा। जिस प्रकार अभी छत्तीसगढ़ में एक पॉन्ड का बारे में मैंने उसकी स्वच्छता की बात शुरू करी, वो करते करते फाइनली पता चला कि थोड़े सालों में वो पॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि लोगों ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और जब हम उसको अगर आवाज उठाने जाएंगे तो वो लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर हमको लगेगा वोटर बैंक जा रहा है।
तो पॉलिटिकल जो एक विल पावर चाहिए, मेरे को लगता है वो यहाँ आके जब वोट बैंक जा रहा होता है तो वो हथियार सब डाल देते हैं। तो मैं उस वक्त से यही बात सोच रही हूँ कि हम बीइंग अ जन सेवक और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी तब हमारा स्टैंड क्या होगा? क्या हम तब भी लोगों में को प्यार से समझाते हुए, जागरूकता फैलाते हुए ये हम तब भी इस निर्णय पर हम अडिग रहेंगे कि नहीं, ये तालाब को हमें बचाना है, इसकी लड़ाई लड़नी है। अब चाहे प्रशासन हो या सरकार के वोट बैंक की जो चाहत है वो आगे आ रही है, लेकिन अब हम इसके लिए अपना जीवन देंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस काम को। तो ये दृढ़ता हमारे अंदर कितनी है? हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे पास जब ये धर्म संकट का समय आएगा तो हम उस वक्त क्या करेंगे? हम सब अपने अपने विषय में सोचें और ये अपने आप से पूछें कि हम क्या करेंगे। तो ये सब बातें, बहुत कुछ था मेरे पास भी कहने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ समय का अभाव है। हमारे पास 1 घंटे का ही समय है इस मीटिंग में। तो देवेंद्र शर्मा जी, हमारे आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी से मैं अनुग्रह करूंगी कि वो अपनी इसको कंक्लूड करें और इसमें अपनी टिप्पणी दें कि उनको आज का ये विषय में वो कुछ और जोड़ना चाहते हैं। तो वैसे विशाखा जी, डॉक्टर साहब प्रमोद पांडे जी ने जिस ढंग से बात रखी है ना, उन्होंने पौराणिक रूप से लेकर के वैज्ञानिक और जो व्यवस्था की जो श्रेणी रखी है, गलियों से आना जाना, कंक्रीट, और 10 मीटर तक पानी का गंगा के नज़दीक होकर भी कम होना, ये वास्तव में चिंता का विषय है। और तालाब के लिए जैसा पांडे जी ने हमें निर्देशित किया है कि इसके लिए आंदोलन होना चाहिए, तो आंदोलन में हम लोग शरीक हो सकते हैं और ज़्यादा समय भी दे सकते हैं जितना ज़रूरत होगी। लेकिन ये चिंगारी अगर हमने शुरुआत की है तो पांडे जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से इसकी एक रणनीति बनाएं और हम लोग उसमें शामिल रहेंगे। पूरी जनसेवा की जो टीम है जो आपके साथ है वो भी रहेगी, प्लस ये पूरी प्लानिंग और व्यवस्था कैसे करना है। पहले सांकेतिक रूप से आंदोलन को लंबा करने के लिए पहले ज्ञापन से शुरुआत की जाए, फिर उसे क्रमिक धरना दिया जाए, फिर थोड़ा सा और आगे से बढ़ाया जाए। आंदोलन को लंबा समय तक चलाने से शायद सरकार और जो भी प्रशासन है उस तक हमारी बात आसानी से पहुंच जाए। तो इसकी प्लानिंग पांडे जी अच्छा अनुभव रखते हैं, वो इसकी पूरी प्लानिंग कर लें और हम जो है क्रमिक रूप से समय समय पर पहले आज कौन जाएगा, अब की बार कौन जाएगा, ये प्लान करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से इसकी प्रधानमंत्री चूँकि वहाँ से सांसद हैं तो ये सीधी सीधी बात हमें जो है ज़्यादा गहरी पैठ के साथ और गहराई से रखेंगे तो ज़रूर इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि पांडे जी का जो एक्सपीरियंस है और जो अध्ययन है उसके साथ साथ उनका जो आंदोलनात्मक जो स्वरूप है वो भी इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रभावशील रहेगा। और पूरे लोग इसमें जितने लोग जुड़ेंगे, 1-2 मीटिंग इसमें और करेंगे, इसकी एक समिति बना के फिर इसमें प्लान करके, लेकिन इसे छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना मुद्दे को हमको अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। और ये सब हम आपको ही सौंपते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम के लीडर हैं पूरी तरह से, और इसको आप ही प्लान करें। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कैंप की वैसी छोटी सी प्लानिंग की या क्रमिक रूप से आने जाने की या 5 दिन रहने की या जो भी धरना प्रदर्शन लंबा चलाएंगे, तो पहले जो ज्ञापन से शुरुआत इसकी करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाए आंदोलन को। कम से कम जब इतनी बड़ा आंदोलन है तो इसे थोड़ा सा 2-3 महीने के समय में इसे तैयारी कर लें और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे जब धरना वगैरह के बीच में। ठीक है, आप शुरुआत कर लें। और मुझे उम्मीद है कि पांडे साहब इसमें काफी अनुभव रखते हैं और हम सब उनके साथ, लेकिन नेतृत्व तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बनारस का हूँ इसलिए कर देता हूँ।
बाकी हाँ। जगह आप करिए। कहीं बिहार में तो संजीव भाई करेंगे, भदोही होंगे तो राजकुमार जी करेंगे, गाजियाबाद में हो तो विशाखा करेंगे, हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल हाँ करेंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपके बिना संभव नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल करेंगे। क्या शादी कब हम है? हाजिर है आपके लिए, आप जब बोले हाजिर है। आज जो हमारा शिविर लगने जा रहा है, तो उसमें जब लोग आएंगे तो फिर उसमें कुछ लोग बनारस आकर चल के कमिश्नर के यहाँ इसको ज्ञापन देने का पहला स्टेप यही काम करते हैं जी ठीक है, ऐसा ही करते हैं जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो सर को पूछ सकते हैं। अगर दो प्रश्न हैंड रेज हैं, दो हैंड रेज हैं, तो आप साथी ये एक कुंवर जी हैं। कुंवर जी आपको कुछ पूछना है? सर हमको पूछना है सर, सतीश बिन चंदौली से। हाँ बोलिए सतीश जी। लिखा भी नहीं है शादी रजनी, ये तो मरकटा घाट और सिंधिया घाट के बीच में एक कुंड है, उसका नाम क्या है सर? देखो विवाह को लिख भी नहीं किया। काशी करवट, काशी करवट जो कि पौराणिक है, और जहाँ से स्नान करने के बाद ही काशी की पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। और काशी वहाँ पे, और काशी बहुत अजीब शहर है, उसके ठीक बगल में पंचगंगा घाट, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और सुतापा जो 5 नदियों का संगम है। कहते हैं कि माघ मेले का पूरा माघ मेला आप स्नान करिए और एक दिन पंचगंगा घाट आके कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा प्रभाव मिलता है। तो काशी एक अनोखी नगरी है, तो इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो पानी नीचे से तैरने की बात है, अभी हम लोग रामनगर में कुछ साल पहले गए थे, और कि रामनगर के कुछ हिस्से का पानी, जो बनारस के उस पार रामनगर जहाँ पे किला है राजा का, वहाँ पे का पानी बहुत अशुद्ध है। तो जब उस पर शोध हुआ जल निगम के लोगों ने, तो उसने कहा कि सबसे बड़ा कारण यह है कि जब किला बन रहा था आज से 250 साल पहले लगभग, तो किले की जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया नीचे, वो लगभग 200 फुट नीचे से आया, और 200-250 फुट नीचे से आने की वजह से गंगा का जो तलहटी से पानी आता है वो इस पार नहीं आ पाता, जिसके कारण उस जगह का पानी पूरे बनारस का सबसे अशुद्ध पानी है। तो इसलिए पानी का प्रवाह का होना बहुत आवश्यक है। ये मैं जो शुरू में कह रहा था, ये सारी चीजें वैज्ञानिक आधार है। तो इस वैज्ञानिक आधार पर ही हम आगे, आज किला तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन कोई ऐसा दूसरा रास्ता या कहीं अब इस तरह की चीजें ना होने पाए, इसलिए अपने ज्ञापन में हम सब इन सब बातों को भी तैयार करके रख सकते हैं। जी सर, जितेंद्र मोहन सर। हाँ जितेंद्र की आवाज आ रही है, पूछिए। जी सर, प्रणाम सर, सबके सभी को प्रणाम। हाँ बोलिए जितेंद्र। सर जो मंदिर है सर, और जो सरकार है, जो मंदिर है और जो सरकार है, दोनों की पॉलिसी के नाते तालाब ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। और मैं उसको सिद्ध कर रहा हूँ। जब उदाहरण हम लोग पाते हैं अशोक के समय में, फिर शेरशाह सूरी के समय में बहुत सारे तालाब का निर्माण कराया गया, बाग बगीचों का निर्माण कराया गया। आते आते जब हम लोग यहाँ अपने नए मतलब गवर्नमेंट में नए पॉलिसी में आए हैं, तो हम लोग सौंदर्यीकरण का, एक तालाब के सौंदर्यीकरण की परियोजना चला रहे हैं। तो सरकार की जो ये परियोजना है, पक्के जो साइड का है, चारों तरफ जो बाउंड्री होती है या गोल बाउंड्री होती है तालाबों का, उसको पक्का करा रहे हैं। कुछ बिका है। और यही काम मंदिरों ने पहले कर दिया सौंदर्यीकरण के नाम पे। मंदिरों ने नहाने के लिए, धोने के लिए, ये तालाब को, जो तालाब का इकोसिस्टम होता है सर, उससे सीधे प्रभावित होता है, एकदम डायरेक्ट प्रभावित होता है, और तालाब का जो इकोसिस्टम है खत्म हो जाता है सर, सब कुछ। अब मैं सिद्ध कर रहा हूँ सर, किसी तालाब के निर्माण में तालाब की इकोसिस्टम सही रहे, उसमें फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बिना इसके कोई भी जलीय जीव जिंदा नहीं हो सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। तो उसमें जब हम करते हैं, मछली की बात करते हैं, मरने लग रही हैं, चाहे मेढक हो गया, चाहे उसमें कीट पतंगे हो गए, ये सारे इकोसिस्टम में आते हैं सर, तो उनके तालाब के इकोसिस्टम में। और जब हम चारों तरफ से पक्का कर देते हैं, तो जो मिट्टी में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, और आपका
नाइट्रोजन वगैरह का एब्जॉर्ब जहाँ रहते हैं और फिर उसमें काई बनती है जो मछलियों थोड़ा सा शीघ्र कीजिए क्योंकि ना हमारे समापन का समय हो गया है। हम ऑलरेडी समय से थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि पहले तो सरकार की पॉलिसी को ही विज्ञापन दिया जाए कि आपके सौंदर्यीकरण से इकोसिस्टम ही खत्म हो जा रही है। फिर जो ईट वगैरह आएंगे और फिर उसके तलहटी में भी हो जाएंगे तो चारों तरफ से आपका कहना जायज सोच का विषय है। बहुत से ऐसे पक्के तालाब हमने देखे हैं बनारस से थोड़ी दूर पर गाजीपुर करमजीतपुर के पास में जहाँ जितनी टन आपने कहा मछलियां मरने का कारण है कि जो फूल वगैरह होते हैं मंदिर की गंदगियां होती हैं वो सब तालाब में जाती है जिससे उसमें अमोनिया बनना शुरू हो जाता है और अत्यधिक जिक्र किया है उस बात का मैंने जिक्र किया है। और तालाबों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान बनारस में किया, बनारस नहीं किसी भी हिंदुस्तान में किया है तो अंग्रेजों के साथ एक छोटा सा पौधा किसी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी किसी जमाने में जलकुंभी ले आई थी गमले में लगाने के लिए। आज वह जलकुंभी पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। वह इंग्लैंड से आया जलकुंभी जो सबसे ज्यादा तालाबों को खतरनाक स्थिति में ले आता है। जलकुंभी का प्रयोग सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसके ऊपर से जो हरे रंग की काई जमती है उससे ऑक्सीजन कम जाती है। इन दो चीजों का उपाय करना ज्यादा जरूरी है। जितेंद्र जी ये मीटिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी, हमें जरा ठीक से ठीक है मैं कह रहा हूँ कि पहले मंदिरों को सरकार के पॉलिसी के मतलब तहत ही समझाया जाए। मंदिरों को तो समझाया जा सकता है कि आपके करने से तालाबों का कितना नुकसान हो रहा है कि तालाब जो प्राकृतिक है उसी तरह रहे तो हजारों साल तक चलते रहेंगे। दूसरा जो सरकार की पॉलिसी है उसको वैज्ञानिक आधार पर हम लोग समझाया जाए कि इससे कितना इकोसिस्टम तालाब का खराब हो रहा है, उसके बाद विज्ञापन दिया जाए। और जो क्षेत्रफल के कम सौंदर्यीकरण के नाम है 10 एकड़ का तालाब है 2 एकड़ में सौंदर्यीकरण में वो बाउंड्री कर दे रहे हैं, उसके बाद जमीनें कब्जा हो जा रही है, वो कब्जा कराने का भी तरीका हो जा रहा है। ये प्रशासनिक खामियां हैं उसको दूर किया जाए, उसके बाद आंदोलन हो जाए। मैं समझ रहा हूँ लेकिन आज से 200-300 साल पहले भी तालाब पक्के बने हैं और लेकिन वो वैज्ञानिक आधार पर ही बनते हैं और जमीन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जितेंद्र जी 9 बजे तक का ही टाइम है, अपने आप ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस बात पे यही विराम देते हैं। ठीक है नहीं सर आंदोलन होना चाहिए सर एक बार। अब समय खत्म हो रहा है कोई और आपकी बात एकदम जायज है। कंक्लूड कीजिए जी प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हम लोग आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और सभी साथियों से मेरा यह भी निवेदन है सर वंदे मातरम इस मुद्दे पर हमें जन जागरण अभियान कभी भी नहीं रोकना है। जहां पर भी आपको मौका मिले आप जरूर इस मुद्दे पर लोगों से बात करिए, लोगों को जागरूक कीजिए। जागरूकता आएगी तभी आंदोलन कामयाब होंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर से आदरणीय प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जबरदस्त नॉलेज। जय जगत जय सेवादल।